हेलो एवरीवन। फॉर केमिस्ट्री लेक्चर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर के टॉपिक में लास्ट का जो पार्ट बचा है ईथर का, उसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ ईथर कल हमने देखे थे। कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने के बाद ईथर के क्या रिएक्शंस मिलते हैं, वो रिएक्शन हमने दो देखे थे। अब ये लास्ट वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, वो रिएक्शन हमारी बाकी थी। सो एक्चुअली ये है कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मोस्टली आप यहाँ पे यूज़ करोगे HI और HBr का। HCl की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ वेरी वेरी लेस। सो HCl आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो रिएक्शन आपको मिलेगी, हर एक रिएक्शन में हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जगह पे आपका एक तो HI हो सकता है या तो फिर HBr हो सकता है, ठीक है। HCl की रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज HCl जो है वो HCl की रिएक्टिविटी जैसे यहाँ पे दी है, देखो HI इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr एंड देन HCl, मतलब टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट कि HI की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, देन HBr है एंड देन HCl है। मतलब HCl की रिएक्टिविटी काफ़ी लीस्ट रिएक्टिविटी यहाँ पे मानी जाती है। तो कैसे रिएक्शन होगी थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे ईथर हमने लिया है। अब ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों में भी हो सकता है। सो ऐसा कुछ नहीं कि आप, मैंने एग्जाम्पल लिया है सिमेट्रिकल का या जनरल इक्वेशन दे रही हूँ सिमेट्रिकल का, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में भी रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। HX थोड़ा एक्सेस में लेना है। जो भी एसिड आप लेने वाले हो वो मैं बताऊंगी आपको क्यों। HX जो भी एसिड चाहे वो HI हो चाहे वो HBr हो, वो अगर आपने एक्सेस में लिया वहाँ पे, तो आगे रिएक्शन जो होगी वो उस टाइप से आगे बढ़ती रहेगी और काफ़ी आसानी से होगी। यहाँ पे देखो ये RH है, यहाँ पे ROH का फॉर्मेशन ऑब्वियसली वही होने वाला है। यहाँ पे RH है और यहाँ पे ROH। यहाँ पे HX का फॉर्मेशन, HX जो है वो फिर से यहाँ पे रिएक्ट होगा क्योंकि हमने तो एक्सेस लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे RH का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ROH फिर से क्या करेगा, HX के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हुआ क्या है, इस रिएक्शन में ROH यहाँ पे बच गया। अब क्या करें, उस जो भी ROH या अल्कोहल वहाँ पे हुआ है उसका क्या किया जाए। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल को फिर से जो एक्सेस में हमने लिया है, वट एवर एसिड जो भी हमने लिया है, HI हो HBr हो, उसके साथ फिर से रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे होता है कि फिर से वो अल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन करे अलॉन्ग विथ वाटर। मतलब बोलने का ये मतलब है कि अल्काइल हैलाइड ही आपको मिलना चाहिए इस रिएक्शन में। अल्कोहल जो है वो अल्कोहल से फिर से अल्काइल हैलाइड अगर आपको चाहिए, तो वहाँ पे आपको HX जो है या जो भी HBr लिया है, HI लिया है, वो काफ़ी एक्सेस में आपको लेना होगा। अब यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली वो हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे सपोज हमने एक बेसिकली एक ईथर लिया है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। इथाइल मिथाइल ईथर अनसिमेट्रिकल जो ईथर है उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये जो अनसिमेट्रिकल ईथर है यहाँ पे बेसिकली उसकी रिएक्शन HX के साथ होगी। मतलब हम कोई भी एक ले सकते हैं, HBr लो HI लो, डजेंट मैटर, यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन जो है वो रिएक्शन रिवर्सिबल मैनर में जा सकती है, बट यहाँ पे देखो आयोडीन एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रिपेयर होगा, बट ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस OH के साथ जुड़ जाएगा। कैसे देखो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हुआ आपका जो ऑक्सोनियम आयन है उसका फॉर्मेशन। तो ये जो फॉर्मेशन होता है हमेशा से, ये चीज़ हमें पता है कि रिएक्शन मैकेनिज़्म में इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हम बोल सकते हैं ख़तरनाक चीज़ होती है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना, बिकॉज ऑक्सीजन इटसेल्फ इज़ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज होना ये ठीक है, बट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आना थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या एग्जैक्टली, I माइनस जो है यहाँ से निकला है ये I माइनस। अब ये I माइनस एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल करके वो एक्ट करेगा।
अब ये कौन से कार्बन पे अटैक कर सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। कार्बन टू ऑक्सीजन ये भी यहाँ पे बॉन्डिंग है, कार्बन टू ऑक्सीजन ये भी यहाँ पे बॉन्डिंग है। यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो बड़ा अल्काइल ग्रुप है, ये छोटा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे है। तो ये जो है कि जहाँ पे थोड़ा सा हिंड्रेंस वगैरह नहीं है, अल्काइल ग्रुप बड़ा नहीं है, तो वो वहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक करेगा। अब इस केस में क्या होगा, बेसिकली आयोडीन आई माइनस जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैक करता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होगा कि आई माइनस, यहाँ पे नहीं दिखा सकते हम ये चीज़, ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पे दिखाएंगे कि इस पे अटैक होगा। ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मतलब मिथाइल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप एक्चुअल में क्या करके इलेक्ट्रॉन पुश करता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन वो खुद की तरफ लेने की कोशिश ये ज़रूर करेगा, तो इसके ऊपर आयोडीन का अटैक होगा। अब आगे देखो क्या सिचुएशन है, CH3 है, O है यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका आयोडीन होगा और ये H होगा, सी। इस तरीके से सिचुएशन आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब ये सिचुएशन में आपको दिखाई क्या पड़ रहा है, आयोडीन जो होता है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आधी अधूरी बॉन्डिंग वहाँ पे बन गई है। इसके ऊपर -½ चार्ज होगा और इसके ऊपर वहाँ पे आपको दूसरा जो चार्ज है +½ वो वहाँ पे दिखाई देगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने 3 यहाँ पे बॉन्ड बना लिए हैं। आयोडीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, हैलोजन है वो, ठीक है। सो यहाँ पे +½ करके बनेगा। अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, ये जो भी यहाँ पे है ये CH3 I करके यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे CH2 CH3 एंड OH का फॉर्मेशन होगा, सो दैट ये पॉजिटिव चार्ज भी उसके ऊपर का निकल जाएगा। इन दिस वे बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज़्म आगे प्रोसीड होती है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तभी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगी। बट अगर ऐसा हुआ सपोज़ कि यहाँ पे तो ठीक है, हमने क्या लिया था, यहाँ पे तो एक अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, ऐसा ठीक है। ये सिचुएशन ठीक है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे HX के साथ रिएक्शन हो रही है, जो भी वार्मिंग वगैरह है वो करने के बाद वो रिएक्शन हो रही है। बट सपोज़ ऐसा हुआ कि एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ वहाँ पे एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तब क्या हो सकता है, तब यहाँ पे SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगी और वहाँ पे आयोडाइड जो बनेगा वो छोटे अल्काइल ग्रुप का आयोडाइड नहीं बनेगा, वो वहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड वहाँ पे बनेगा और दूसरा जो होगा वहाँ पे वो CH3OH वहाँ पे बन जाएगा। देखो मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सब कुछ CH3 है, ये O है, ठीक है, और यहाँ पे CH3 थ्राइस C, इस तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो वहाँ पे अटैच कर दिया है एक तरफ, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर हमने यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर ही दिया है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो अगर आगे आप HI के साथ रिएक्शन करते हो, HBr के साथ रिएक्शन करते हो, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि यहाँ पे CH3 आई मतलब मिथाइल आयोडाइड बनना चाहिए और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनना चाहिए, बट वैसे नहीं होता है। इट फॉलोज़ दिस पर्टिकुलर ईथर, इट फॉलोज़ SN1 मैकेनिज़्म, SN1 मैकेनिज़्म वहाँ पे होती है और यहाँ पे मिलता है आपको CH3 थ्राइस CI मतलब टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड और CH3OH का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिएक्शंस गिवन बाय ईथर when there is a cleavage of CO bond, ठीक है। CO बॉन्ड का क्लीवेज हमने यहाँ पे देख लिया है। अब अराइल अल्काइल ईथर्स जो होते हैं उनमें कैसे रिएक्शंस होते हैं, बेसिकली अराइल अल्काइल ईथर में मैंने आपको सिर्फ बताया है एनिसोल के बारे में। एनिसोल जो होता है बेसिकली वो एनिसोल वहाँ पे ऐसा है कि वो अराइल अल्काइल ईथर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे वहाँ पे वो मिलता है वो भी मैंने बताया। फिनॉल जो होता है, फिनॉल को पहले फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिनॉल की रिएक्शन होगी NaOH के साथ, देन वो फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा,
देन सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है उसकी सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन होगी CH3I वगैरह उसके साथ, मतलब मिथाइल आयोडाइड वगैरह उसके साथ, एंड देन यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन विच वी कॉल इट एज एनिसोल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ अराइल अल्काइल ईथर। सो आगे के जो भी रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं बेसिकली वो हम देखने जा रहे हैं अराइल अल्काइल ईथर में, बिकॉज अभी तक के जितने भी रिएक्शंस हमने देखे ना वो सब रिएक्शंस ऐसे थे वहाँ पे कि वहाँ पे सब जैसे हम बोल सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग वगैरह कुछ नहीं है, सब एलिफेटिक ग्रुप्स लेके ही हमने यहाँ पे क्या किया है, रिएक्शंस को फॉलो किया है। बट इसके आगे जो रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं वो अराइल अल्काइल ईथर के रिएक्शंस रहेंगे एंड दोज रिएक्शंस वर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क्ड इन एग्जाम, ऑलवेज दे क्वेश्चन लाइक कि हाउ विल यू प्रिपेयर दिस, हाउ विल यू प्रिपेयर दैट फ्रॉम पर्टिकुलर एनिसोल से इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सो बेसिकली रॉ मटेरियल आपके पास एनिसोल है विच इज़ अराइल अल्काइल ईथर विच वी कॉल इट एज अ मिथॉक्सी बेंजीन। सो मिथॉक्सी बेंजीन से कितना और किस तरीके से आप हेलोजिनेशन कर पाते हो, वहाँ पे हेलोजिनेशन दिया है, वहाँ पे नाइट्रेशन दिया है। सो हम ये चीज़ें वहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द रिएक्शंस ऑफ अराइल अल्काइल ईथर। थोड़ा सा मैं एक बार आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर के बारे में थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू रिकॉल एवरी डे की व्हाट वी हैव लर्नड बेसिकली। प्रीवियस जो भी आपका लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था वहाँ पे कि लेबोरेटरी टेस्ट ईथर के होते हैं। अब लेबोरेटरी टेस्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि ईथर जो होता है वो बेसिकली एक उसका एक्वस सॉल्यूशन अगर आप प्रिपेयर करो तो वो न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन वहाँ पे होता है। टेंडेंसी टू रिएक्ट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ईथर टूवर्ड्स एसिड, टूवर्ड्स बेस, टूवर्ड्स डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज़ वेरी लेस। सो लेबोरेटरी टेस्ट जो होती है ईथर की, तो मैंने आपको बताया था कि कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है उससे रिएक्शन होगी and there will be formation of then HSO4 minus ion which can be tested with the different test in a laboratory basically. So ये एक रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी कि फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे ईथर लेते हो, बेसिकली सिंपल ईथर के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था, तो अगर आप ईथर लेते हो, ईथर को अगर आप लॉन्ग टाइम तक ऑक्सीडेशन करते हो उसका या उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखते हो तो वहाँ पे ईथर क्या फॉर्म करता है, उसका पेरोक्साइड फॉर्म करता है। सो फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड पहले भी कहा है मैंने, इट इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल चेंज बेसिकली, बिकॉज पेरोक्साइड व्हेन इट ब्रेक्स एक्चुअली इट ब्रेक्स वेरी वायलेंटली। वो जब टूटता है तो बहुत वायलेंट रिएक्शन वहाँ पे होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द अनडिज़ायरेबल चेंज, हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और सीधी सादी रिएक्शन थी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड में फर्स्ट हमने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जो है वो किसके प्रेजेंस में हम करते हैं, बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं। सिंपल ईथर अगर होगा तो दो सेम अल्कोहल के यूनिट्स आपको मिलेंगे। अगर वहाँ पे अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर होगा so you will get two different alcohols in the particular reaction. So basically it is hydrolysis, but this hydrolysis is carried out in presence of dilute H2SO4. ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमने जो देखी थी काफ़ी सिंपल है, रिएक्शन विथ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन है, वही मैं फिर से बोलूँगी कि सिंपल ईथर होगा तो सेम आपको अल्काइल हलाइड, अल्काइल क्लोराइड वहाँ पे मिलेंगे, सेम यूनिट्स दो मिलेंगे। बट अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ POCl3। वो नहीं भूलना है, बिकॉज बाय प्रोडक्ट इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिएक्शन जो अभी देखिए हमने, रिएक्शन विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में बेसिकली हम ये देखते हैं कि HI और HBr जो होते हैं वो HI और HBr की रिएक्शन वहाँ पे
जो होती है वो इस ईथर के साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्लोली वहाँ पे हो रही है, ठीक है। बट HCl की रिएक्शन उतनी अच्छे से नहीं होती है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ HX मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज़ गिवन इन दिस बॉक्स, ठीक है। वो मैंने दिया है कि HI इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr एंड देन HCl। देन मैंने ये भी आपको बताया कि होता क्या है एग्जैक्टली वहाँ पे हम वहाँ पे HX जो लेते हैं या ईथर के साथ हम जो HX वहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं, वो HX एक्सेस में क्यों लिया जाता है। बेसिकली HX जो होता है वो एक्सेस में इसलिए लिया जाता है कि यहाँ पे जो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अल्कोहल फिर से HX के साथ रिएक्ट होकर अल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन करे। सो बेसिक ये है कि यहाँ पे रिएक्शन में आपको लास्ट में अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन ही वहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज़्म समझाई है, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तभी मैंने यहाँ पे समझाई है वो मैकेनिज़्म में ये होता है कि पहले प्रोटोनेशन है, क्योंकि HI है वहाँ पे H+ देगा, देन इट विल फॉर्म दिस पर्टिकुलर ऑक्सोनियम आयन, एंड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्सोनियम आयन ये जो CH3 है ये थोड़ा सा वहाँ पे क्या फील करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फील करेगा। यहाँ पे ये आयोडीन ये है, ये CH3 से क्या करेगा, वहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिनारियो आपको नज़र आएगा कि ये CH3 के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड है। अब ये कैसे हुआ, ये जैसे हम बोल सकते हैं ना कि पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन होता है, SN2 मैकेनिज़्म में पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वैसा ही ये फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे ये CH3I जो है ये निकल जाएगा, ये एक प्रोडक्ट, और ये एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा CH2 CH3 CHOH। अब ये फिर से HX के साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा, HX के साथ रिएक्ट होके फिर से वो अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकता है। ये हमारा यहाँ पे था। और मैंने ये भी आपको कहा था कि सपोज़ एक तरफ आपने यहाँ पे CH3 लिया है, दूसरी तरफ आपने यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लिया है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होगा वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आयोडीन से अटैच होगा या कोई भी हैलोजन है उससे अटैच होगा फ्रॉम HX, फ्रॉम HI, HBr एक्सेट्रा, एंड इट विल फॉर्म अ रिस्पेक्टिव हैलाइड, ठीक है। सो ये यहाँ पे फॉलो हो रही है SN1 मैकेनिज़्म। ये डिस्कशन हमारा अभी तक हुआ है, and we will be starting with the aryl alkyl ethers, reactions of aryl alkyl ethers. So this ethers में aryl alkyl ether के reaction start करने से पहले थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं एनिसोल और उसके कुछ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, सो दैट धीरे धीरे समझ में आएगा कि किस तरीके के रिएक्शन अराइल अल्काइल ईथर मीन्स इस एनिसोल में वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है बेंजीन रिंग और ऑक्सीजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, शॉर्टर बॉन्ड है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये बॉन्ड तो टूटने के चांसेस वहाँ पे नहीं है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन जो ये बॉन्ड है, कार्बन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन, इनके बीच का बॉन्ड तो टूट नहीं सकता। सो बॉन्ड टूटने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो वहाँ पे क्या होगा, टूटेगा, and then you will get number of reactions in particular aryl alkyl ether। बेसिकली ये है कि अराइल अल्काइल ईथर में ये जो भी OR या अल्कोक्सी ग्रुप होता है वो ग्रुप वहाँ पे +R इफ़ेक्ट दिखाता है। +R इफ़ेक्ट से क्या होता है, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है। +R इफ़ेक्ट जब यहाँ पे आपको मिल रहा है तो इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, मीन्स ये हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे है। यहाँ पे एनिसोल की रिएक्शन दी है HI के साथ, ऐसे पहले हमने देखी थी एलिफेटिक ईथर्स जो है उनकी रिएक्शन देखी थी HI के साथ, HBr के साथ, वैसे ही यहाँ पे एनिसोल की रिएक्शन उन्होंने दी है HI के साथ। कैसे रिएक्शन होगी, बहुत सिंपल है, ये टूटेगा तो यहाँ पे OH मतलब फिनॉल का फॉर्मेशन होगा एंड यू विल गेट CH3I मतलब मिथाइल आयोडाइड एज अ सेकेंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट आपको वहाँ पे मिलेगा।
वही यहाँ पे दिया है कि प्लस आर इफेक्ट फ्रॉम ओ आर ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, हेंस इट इज सेड दैट अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेसिकली, वो वहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट कर देता है। हेंस ईथर्स जो होते हैं, अराइल अल्काइल ईथर जो होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेसिकली आपको उन्होंने 3 ही रिएक्शन दिए हैं, एक हैलोजिनेशन है, एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है और तीसरी रिएक्शन उन्होंने दी है नाइट्रेशन की। 3 रिएक्शन वहाँ पे मेंशन है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि अराइल अल्काइल ईथर में आपके पास 3 रिएक्शंस रहेंगे, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहेंगे। सो ये जो भी यहाँ पे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकाले हैं, एनीसोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ेंगे बेसिकली। ये ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड का क्रिएशन। अब 3 बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ गई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बोले हैं कि मतलब पढ़ाए हैं, और उसके पहले आपने 11th में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सा नॉलेज आपको वहाँ पे है रेजोनेंस के बारे में। तो उसी तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर से यही पता चलता है कि अल्कोक्सी ग्रुप, ओ आर ग्रुप जो भी वहाँ पे अटैच्ड है, वो ग्रुप ऑर्थो और पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए अराइल अल्काइल ईथर दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे जो अराइल अल्काइल ईथर्स में वहाँ पे हो रहे हैं। से अब यहाँ पे रिएक्शन हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक ईथर्स। बेसिकली एरोमेटिक ईथर्स जो होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि जो OCH3 ग्रुप एनिसोल में वहाँ पे अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, अल्कोक्सी ग्रुप जो है, मिथॉक्सी ग्रुप, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टेक प्लेस इन पर्टिकुलर एनिसोल। सो ये यहाँ पे एनिसोल है। एनिसोल इज़ अगेन इट रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, मतलब हेलोजिनेशन की रिएक्शन है ब्रोमिनेशन की। ब्रोमीन से ये रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे अब आप पूछोगे कि मैम फेरिक ब्रोमाइड वगैरह कैटालिस्ट से यूज़ किया तो चलेगा क्या? यूज़ किया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यूज़ ना भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ये जो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है OCH3, ये ऑर्थो और पैरा पे इतनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है कि रिएक्शन वहाँ पे हो ही जाती है। सो यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, Br2 इन एसिटिक एसिड, ये रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिला है पैराब्रोमो एनिसोल, पैराब्रोमो एनिसोल या 4-ब्रोमो एनिसोल भी बोल सकते हो, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिला है ऑर्थोब्रोमो एनिसोल। अब यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे पैराब्रोमो एनिसोल जो है 90% मिलता है और ऑर्थोब्रोमो एनिसोल जो है वो 10% ही मिलता है। सो यू कैन से अकॉर्डिंग टू इल्ड एज वेल कि पैराब्रोमो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है विच इज़ वेरी सिंपल, काफ़ी बार रिएक्शन देख चुके हो, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है उसमें 2 तरीके पता ही है हमें कि पर्टिकुलर कंपाउंड अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अगर वही कंपाउंड असाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है। तो यहाँ पे दोनों भी रिएक्शन हो रही है बट इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड, ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3। सो अनहाइड्रस AlCl3 में ये पहली रिएक्शन यहाँ पे जो दी है ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ये जो रिएक्शन मेंशन है ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन मेंशन है। एनिसोल है CH3, Cl हमने लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया है,
in presence of anhydrous AlCl3 which is very important condition for Friedel-Crafts reactions to takes place. ये कंडीशन भूल जाओगे, प्रोडक्ट सही लिखोगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. सो अनहाइड्रस AlCl3 इज प्रेजेंट एंड देन यहाँ पे पैरा पोजिशन पे CH3 आएगा, यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे CH3 आ जाएगा. ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट भी मिलता है वहाँ पे HCl, बट उन्होंने लिखा नहीं है तो हम भी नहीं लिखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे देखो इसका पर्टिकुलर नाम बेसिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ये अगर आप हाइड करते हो तो इट इज़ एज गुड एज टोल्यूइन. ये हाइड करते हो तो ये टोल्यूइन है, मतलब ये टोल्यूइन है बेसिकली, ये टोल्यूइन का डेरिवेटिव बना है. सो यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन, 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन. अब यहाँ पे भी क्या होगा 1 और 2, 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन. ठीक है, सो ये याद रखो. नेक्स्ट है फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन. असाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, असाइल क्लोराइड जो होता है वो रिएक्ट करता है. यहाँ पे देखो एसिटिल क्लोराइड जो है उसकी रिएक्शन हमने की है एनीसोल के साथ. वहाँ पे भी वही होगा कि CH3CO ये जो अटैचमेंट होगी, ये अटैचमेंट आपको या पैरा पोजिशन पे या ऑर्थो पोजिशन पे मिलेगी. सो यहाँ पे देखो CO CH3 पैरा पोजिशन पे दिया है, यहाँ पे CO CH3 हमने ऑर्थो पोजिशन पे दिया है. मतलब दो प्रोडक्ट का मिक्सचर आपको बेसिकली यहाँ पे मिलता है. सो ये जो है ये अगर आप हटा दोगे तो इट इज़ एसिटोफिनोन, ये कीटोन हो जाता है. देखो ये बीच में C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे फिनाइल रिंग, यहाँ पे अल्काइल. ठीक है, सो ये कीटोन हो जाएगा, एसिटोफिनोन होगा. तो एसिटोफिनोन के हिसाब से अगर आपको नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन. यहाँ पे देखो ये हाइड करोगे तो दिस विल बी योर एसिटोफिनोन. ठीक है, सो यहाँ पे 1 और 2, 2 मिथॉक्सी 1 2 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन. ये कंप्लीट किए हमने फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस में अल्काइलेशन एंड असाइलेशन. अब यहाँ पे भी अल्काइलेशन हो या असाइलेशन हो, दोनों भी केसेस में जो आपका 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन या 4 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन है, दे कैन बी योर मेजर प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे वही होगा, यील्ड भी उसका ही ज़्यादा मिलता है तो मेजर प्रोडक्ट वहाँ पे वही आपको मिलेगा. सो अब लास्ट रिएक्शन हमारी बाकी है एनीसोल में, विच इज़ नाइट्रेशन. नाइट्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन से नाइट्रेशन कैसे होता है ये हम यहाँ पे देखने वाले. से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स. थर्ड रिएक्शन हमारी बाकी है नाइट्रेशन. फर्स्ट हेलोजिनेशन मीन्स ब्रोमिनेशन देखा हमने, उसके बाद देखा था फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन भी देखा, असाइलेशन भी देखा. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर हम देखने जा रहे हैं. इन केस ऑफ नाइट्रेशन कैसे होता है वो देखेंगे. नाइट्रेशन कैसे होगा, वी नो वेरी वेल दैट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रेटिक मिक्सचर. सो नाइट्रेटिक मिक्सचर यहाँ पे हमने लिया हुआ है. 4 नाइट्रो एनिसोल एंड 2 नाइट्रो एनिसोल आपको क्या मिलेगा एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा. बहुत ही सिंपल है. सो इसके साथ जो मेन हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ. ईथर के जो रिएक्शंस है, ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये हमारा रीज़न भी कंप्लीट हो गया और उसके साथ साथ रिएक्शंस भी हमने कवर अप कर लिए. मूविंग टूवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल. अल्कोहल देखो, मिथाइल अल्कोहल जो है इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बेसिकली फॉर पेंट, वर्निशेस जो होते हैं वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट करके वो यूज़ होता है. इथाइल अल्कोहल जो ऑटोमोबाइल रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे एंटी फ्रीज एजेंट करके यूज़ होता है. और इथाइल अल्कोहल मेनी ऑफ द रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट करके भी हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और भी यहाँ पे बहुत से यूजेस है इथाइल अल्कोहल के जो आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे सैनिटाइज़र्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं. तो सैनिटाइज़र्स में बेसिकली 60 to 70 के रेंज में, 60 to 65 के रेंज में इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज आपको मिल जाता है. मूविंग टूवर्ड्स यूजेस ऑफ ईथर. अब एक्चुअल में डाई इथाइल ईथर वॉज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट.
जनरल एनेस्थेटिक एजेंट करके डाईइथाइल ईथर यूज़ होता था, बट एक्चुअल में ये हुआ कि डाईइथाइल ईथर का जो एनेस्थेशिया देने के बाद जो पेशेंट पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है कॉन्शियसनेस आने के बाद, ठीक है, सो वो बहुत वहाँ पे था कि जैसे वॉमिटिंग होना, नॉशिएटिक फीलिंग होना, ड्राउजीनेस आना, ये काफ़ी पेशेंट में दिखता था एनेस्थेसिया जो है वो कम होने के बाद भी। सो डाईइथाइल ईथर जो है उसको भी वहाँ से हटा दिया गया। डाईइथाइल ईथर नाउअडेज इट इज़ रिप्लेस्ड विद द नाइट्रस ऑक्साइड्स जो होते हैं या हेलो इथेन जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट में। अब हम यूज़ नहीं करते डाईइथाइल ईथर, इट वाज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। सो ऐसा मत लिखो कि डाईइथाइल ईथर अभी भी हम एनेस्थेटिक एजेंट करके यूज़ कर रहे हैं, नो, it was used as a anesthetic agent, but because of some adverse effects seen on patient after a patient get conscious, so vomiting, कभी कभी मतलब एसिडिटी जैसे होना, नॉशिएटिक फीलिंग आना, ड्राउजीनेस ज़्यादा होना, ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखाई देते थे। सो डाईइथाइल ईथर इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर जनरल एनेस्थेटिक सब्सटेंस। सॉल्वेंट यूज़ होता है ये, हमने देखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो प्रिपरेशन हमने देखा है वो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। तो वही ईथर है कि ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन में एज अ सॉल्वेंट करके यूज़ होता है। और भी बहुत से जगह पे जैसे फैट है, वैक्स है, ऑयल है, इनके प्रिपरेशन में सॉल्वेंट करके आप ईथर का यूज़ वहाँ पे करते हो। फिनॉल्स, फिनॉल का प्रिपरेशन है सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बेसिकली फिनॉल हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वन ऑफ द पॉलीमर, बेसिकली फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है उसे। बेकेलाइट को क्या कहा जाता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहा जाता है। तो ये जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है उसका ही नाम बेकेलाइट है। सो वी विल गोइंग टू learn this particular bakelite and formation of bakelite in a chapter of polymer. So now we will not discuss it in detail, just see that कि फिनॉल हम प्रिपरेशन में बेकेलाइट के यूज़ करते हैं। बेकेलाइट का नाम क्या है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। एंटीसेप्टिक करके भी वो फिनॉल यूज़ होता है, जैसे हम डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, रूम फ्रेशनर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे वहाँ पे माउथ वॉश है, माउथ वॉश सॉल्यूशंस जो होते हैं, फ्लोर क्लीनर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे बहुत से फ्लोर क्लीनर्स आजकल ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं। सो वहाँ पे फिनॉल का कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे है कैलामाइन लोशंस। कैलामाइन लोशंस मतलब कि जैसे स्किन एलर्जीज़ वगैरह हो जाती है तो कैलेंड्रिल जैसे लोशंस वगैरह वहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम फिनॉल उस लोशन में ऐड कर दिया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एंटीसेप्टिक यूज़, ठीक है। सो एंटीसेप्टिक यूज़ उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भी आप लिख सकते हो, फिनॉल जो होता है उसके जो